हेलो एवरीवन। हम आज ज्योग्राफी का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसको हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड। देखिए, हम घटना चक्कर भी कर रहे थे, तो पहले कॉन्सेप्ट करते हैं, फिर साथ साथ घटना चक्कर में से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं। तो आज से हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं, हमारा ब्रह्मांड यानी कि जिसको हम क्या बोलते हैं, हमारा यूनिवर्स। ठीक है, इसको हम एक और नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कॉस्मोस। कॉस्मोस, कॉस्मोस को ही हम क्या बोलते हैं? ब्रह्मांड। क्या बोलते हैं? ब्रह्मांड। इसी को हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्स। देखिए, ब्रह्मांड यानी कि कॉस्मोस। कॉस्मोस क्या है? कॉस्मोस एक पूरा ब्रह्मांड है जिसमें हमारी सारी गैलेक्सीज यानी कि जितनी भी हमारे आकाश गंगाएं हैं, तारे हैं, ग्रह हैं, उपग्रह, धूमकेतु, उल्का पिंड, गैस, धूल और ऊर्जा, जितनी भी ये सारी चीज़ है, ये सब चीज़ें किस में आती हैं? हमारे ब्रह्मांड में आती हैं, यानी कि हमारे कॉस्मोस में आती है। यानी कि जो कुछ भी अंतरिक्ष में है, अस्तित्व में है, वो सब मिलकर क्या कहलाता है? आपका कॉस्मोस कहलाता है। और पृथ्वी को समझने के लिए भी हमें उसके अंतरिक्ष परिवेश को समझना पड़ता है। यही क्या है? आपका कॉस्मोस है। मान लो फॉर एग्जांपल पृथ्वी है। आज के दिन हम सबको लगता है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, जिससे दिन रात बनते हैं, हमारी ऋतुएं बनती हैं। चंद्रमा जैसे पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, उसके साथ वो सूर्य के भी चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। तो चंद्रमा के कारण क्या आते हैं? हमारे टाइड्स आते हैं, ज्वार भाटा आ जाते हैं। पृथ्वी की स्थिति अगर हम सौर मंडल में देखें तो जीवन संभव हुआ, इसलिए भूगोल में पहले ब्रह्मांड को पढ़ा जाता है, फिर आकाशगंगा को पढ़ा जाता है, फिर सौर मंडल, और फिर हम पृथ्वी के क्रम पे आते हैं। तो अगर हम संरचना की बात करें ज्योग्राफी में, तो सबसे पहले आपका क्या आता है? कॉस्मोस आता है। देन क्या आता है? यानी कि आपका ब्रह्मांड। फिर हम बात करते हैं किसकी? आकाशगंगा की। पृथ्वी कौन सी आकाशगंगा में है? मिल्की वे में ना। फिर हम किसकी बात करेंगे? सौरमंडल की। और फिर हम सूर्य की। देन आपके ग्रह, और ग्रह में आपका क्या आता है? पृथ्वी। और फिर पृथ्वी का भी एक उपग्रह है, नेचुरल उपग्रह। वो कौन सा है? हमारा चंद्रमा। ये सीरीज हम पढ़ते हैं। तो हम ये क्या कह सकते हैं, जो ये कॉस्मोस है, ये क्या है? इसका मतलब ही क्या है? पूरा यूनिवर्स, यानी कि जो कुछ भी मौजूद है, यही ब्रह्मांड का मतलब होता है, जिसमें आपके सूर्य, पृथ्वी, ग्रह, तारे, आकाशगंगाएं, धूमकेतु, ब्लैक होल, आपका टाइम, आपका अंतरिक्ष, स्पेस, सभी चीज आ जाती है। वही क्या है? ब्रह्मांड। अब बात आ जाए सेकंड की, ये बताओ, ये कॉस्मोस जो शब्द है, ये वर्ड है, कॉस्मोस शब्द कहाँ से आया? कॉस्मोस शब्द कैसा है? ये ग्रीक भाषा का शब्द है। कैसी भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। इसका मतलब क्या होता है? ग्रीक भाषा में एक वर्ड होता है क्या? कॉस्मोस। ठीक है, इसका मतलब ही क्या होता है? इसका मतलब होता है व्यवस्था, जो बहुत सुंदरता के साथ दिखाई देता है, और कुछ नियम होते हैं इसके, इसी को बोला जाता है कॉस्मोस। अगर इसका उल्टा शब्द हम देखें, अगर कॉस्मोस का मान लो आपका आ जाए, इसका अपोजिट वर्ड कौन सा होता था? इसको हम बोलते हैं चाकोस। चाकोस का मतलब क्या होता है? अव्यवस्था। ठीक है, इस चीज़ को आप याद नहीं रखेंगे, बस मैंने वैसे ही बता दिया आपको। मतलब क्या है कॉस्मोस का? अगर हम सिंपल लैंग्वेज में मतलब देखें तो नियमों से चलने वाली व्यवस्थित सृष्टि, इसी को हम क्या बोलते हैं? कॉस्मोस, यानी कि जो नियम पर चलती है। ठीक है, कॉस्मोस क्या है? कॉस्मोस को ही हम ब्रह्मांड कहते हैं। यूनिवर्स को एक व्यवस्थित इकाई के रूप में देखते हैं, एक सिस्टमेटिक यूनिट के रूप में देखते हैं, यही कॉस्मोस है। और देखो, कॉस्मोस हमने समझ लिया। ब्रह्मांड, कॉस्मोस को ही हमने देखा कि एक नियमों पर चलने वाली व्यवस्थित क्या है? सृष्टि है। और ब्रह्मांड को ही हम कहते हैं कॉस्मोस। तो ब्रह्मांड में क्या क्या आता है? इसके अंतर्गत हम क्या क्या देखते हैं? तारे, हमारे ग्रह, हमारे उपग्रह, हमारी आकाश गंगाएं,
और हमारे धूमकेतु क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु और जैसे हमारे क्षुद्र ग्रह हैं जो भी, और क्या देखते हैं हम, जैसे ब्लैक होल, और क्या जाएगा हमारा, मतलब ये सारी चीजें किस में आ जाती हैं, ये हमारी सारी आकाशगंगा में आ जाती है। देखो जैसे तारे, तारे, सूरज भी तो क्या है, सन भी तो क्या है, एक तारा ही है। सन क्या है, एक तारा है। अगर हम ग्रह की बात करें तो जैसे हमारी अर्थ आ गई, पृथ्वी आ गया, मंगल, बुध, शुक्र, बृहस्पति, ये सब क्या है, ग्रह हैं, उपग्रह। जैसे पृथ्वी का उपग्रह क्या है, चांद है। ठीक है, हमारी आकाशगंगा, जैसे हम किस आकाशगंगा में आते हैं, मिल्की वे में। धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह, जैसे आप एग्जांपल में ले सकते हो हेलिकम्पेट। क्या ले हम, हेलिकमेट। ठीक है, जैसे ब्लैक होल, ब्लैक होल क्या होता है, ब्लैक होल एक ऐसी जगह है जहां गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा होता है कि रोशनी भी बाहर नहीं निकलती। वो क्या होता है, आपका ब्लैक होल होता है। इन सब के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। ब्लैक होल वैसे लिख लो क्या होता है, ब्लैक होल एक ऐसी जगह है, ब्लैक होल एक ऐसी जगह होती है जहां गुरुत्वाकर्षण यानी कि जो हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स है इतना ज्यादा होता है कि रोशनी भी वहां से बाहर नहीं निकलती। ठीक है, अगर हम ब्रह्मांड की बनावट की बात करें कि ब्रह्मांड की बनावट क्या है, अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें, किसके स्ट्रक्चर की बात करें, कॉस्मोस के स्ट्रक्चर की बात करें, कॉस्मोस का स्ट्रक्चर लगा लो या ब्रह्मांड का स्ट्रक्चर लगा लो, ब्रह्मांड की बनावट की बात कह लो, तो अगर हम इसके लेवल को देखें तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारा आता है सोलर सिस्टम, जिसको हम क्या बोलते हैं, सौर मंडल। यानी कि पहला क्या आता है, सोलर सिस्टम, जिसको हम क्या बोलते हैं, हमारा सौरमंडल। जैसे सौरमंडल में हमारा क्या आ जाता है, सूर्य आ जाता है, यानी कि सन आ जाता है, हमारे 8 ग्रह आ जाते हैं, प्लस हमारा उपग्रह चंद्रमा टाइप हो गया या कोई अन्य पिंड हो गई। ये सब क्या है, ये हमारे सौरमंडल के ही तो पार्ट है। फिर इसके बाद दूसरे नंबर पर क्या आ जाती है, हमारी गैलेक्सीज आ जाती हैं, यानी कि हमारी आकाश गंगा आ जाती हैं। क्या आ जाती हैं, आकाश गंगा। जैसे मिल्की वे हो गया, जो मिल्की वे है, मिल्की वे में कितने तारे हैं, अरबों तारे हैं, अनकाउंटेबल तारे हैं, जिनको आप गिन भी नहीं पाओगे। फिर उसके बाद थर्ड नंबर पे आप अगर लेवल्स की बात करें तो थर्ड लेवल कौन सा जाता है, हमारे गैलेक्सीज क्लस्टर्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, गैलेक्सी समूह। ठीक है, कई आकाश गंगाएं मिलकर एक समूह बनाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, गैलेक्सी क्लस्टर। यानी कि बहुत सारे आकाश गंगाएं मिलकर क्या बना रही है, एक ग्रुप बना रही है, उनको ही हम क्या बोलते हैं, गैलेक्सी क्लस्टर बोलते हैं। जैसे फिर हमारा एक और लेवल आता है क्या, सुपर क्लस्टर। क्या जाता है, सुपर क्लस्टर। जो ये सुपर क्लस्टर होता है, ये क्या होता है, बहुत बड़े पैमाने पर आकाश गंगाओं का विशाल समूह। देखो गैलेक्सी समूह तो क्या होता है कि जहां कई आकाश गंगाएं हों, कई आकाश गंगाएं समूह बनाती हों। और सुपर क्लस्टर क्या होता है, सुपर क्लस्टर होता है बहुत बड़े पैमाने पर आकाश गंगाओं का विशाल समूह, मतलब बहुत ज्यादा उनका ग्रुप बड़ा हो, बहुत बड़े पैमाने पर आकाश गंगाओं का विशाल समूह हो। ये क्या हो जाता है, ये होता है हमारा सुपर क्लस्टर
ठीक है। अगर हम बात करें कि ब्रह्मांड की बनावट क्या है या स्ट्रक्चर ऑफ कॉस्मोस क्या है, कॉस्मोस को समझने के लिए हम कुछ लेवल्स को समझते हैं। जैसे फर्स्ट हमारा सोलर सिस्टम आ जाता है, जिसको हम सौर मंडल बोलते हैं, यानी कि हमारा सन, हमारे 8 प्लेटूज, हमारा मून, हमारे कोई अन्य पिंड आगे जितनी भी चीज़ें हैं वो। फिर सेकेंड लेवल क्या जाता है, हमारी आकाश गंगा, यानी कि हमारी गैलेक्सीज, जैसे फॉर एग्जाम्पल मिल्की वे में अरबों तारे हैं। फिर आ जाता है नेक्स्ट लेवल, लेवल 3, यानी कि गैलेक्सी समूह, गैलेक्सी क्लस्टर, कई आकाश गंगाएं मिलकर एक ग्रुप बनाती हैं। फिर लेवल 4 क्या आता है, सुपर क्लस्टर, यानी कि बहुत बड़े लेवल पर आकाश गंगाओं का बहुत बड़ा ग्रुप हो, उसको हम क्या बोलते हैं, हमारा सुपर क्लस्टर। अब क्वेश्चन आ जाए कि ब्रह्मांड बना कैसे, यानी कि ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स की अगर हम बात करें कि ब्रह्मांड कैसे बना, ये बात आ जाएगी कैसे बना ब्रह्मांड। तो इसका वैसे सबसे जो फेमस इसकी थ्योरी है वो है आपकी बिग बैंग थ्योरी। इस चीज़ को समझ लो, आगे भी थ्योरी हम करेंगे कि भी रोमन कॉल्डियम कौन थे। अच्छा, और पाइथागोरस ने 6ठी शताब्दी में भाई कॉस्मोस वर्ड का यूज़ किया था। मैं आपको बिल्कुल डिटेल करवाऊंगी हर एक चीज़, बिल्कुल हम एक एक पॉइंट करेंगे। पर इसके लिए जो ब्रह्मांड कैसे बना, इसके लिए जो सबसे बेस्ट थ्योरी है, सबसे बेस्ट थ्योरी जिस पे आज तक चल रहा है काम, ठीक है, जिसको आज तक मान्यता मिली हुई है, वो थी आपकी कौन सी, बिग बैंग थ्योरी। कौन सी थी, बिग बैंग थ्योरी। कौन सी थी भाई, बिग बैंग थ्योरी, जिसको हम बोलते हैं बिग बैंग सिद्धांत। जो ये सिद्धांत था, ये थ्योरी थी, इसमें ये बताया गया कि अप्रोक्सीमेट, यानी कि लगभग 13.8 अरब साल पहले क्या होता है, अरब साल पहले ब्रह्मांड बहुत छोटे और अत्यंत गर्म बिंदु में था। कैसा था ब्रह्मांड, बहुत छोटा, अत्यधिक गर्म, यानी कि अत्यंत गर्म कह सकते हो, बहुत ज्यादा गर्म, अत्यंत गर्म, ऐसे एक छोटा सा बिंदु के रूप में ही था। कैसा था, बिंदु के रूप में था, छोटा सा गोला लगा लो। फिर क्या होता है भाई, फिर इसमें एक विस्फोट हो जाता है। क्या होता है, एक विस्फोट होता है। जैसे ही ये विस्फोट होता है, ये बिंदु अपना विस्तार करता है, ये बिंदु फैलना स्टार्ट करता है। और जैसे ही ये फैला, यहाँ लिख लो, फैलना स्टार्ट हुआ, फैलना शुरू हुआ, और जैसे ही ये फैलना शुरू हुआ, तो यानी कि क्या फैलना शुरू हो गया, ब्रह्मांड ही फैलने लग गया। ब्रह्मांड फैला, ब्रह्मांड फैलना शुरू हुआ, और ब्रह्मांड फैलना शुरू हुआ, और आज भी क्या हो रहा है, आज भी ये टिल नाउ फैल ही रहा है। ठीक है, ब्रह्मांड आज भी फैल रहा है। जो ये ब्रह्मांड फैल रहा है, अगर ये कह दे कि क्या प्रूफ है कि ब्रह्मांड फैल रहा है, तो अगर हम इसके प्रूफ की बात करें तो सबसे पहली आती है आपकी रेड शिफ्ट थ्योरी। रेड शिफ्ट, रेड शिफ्ट जिसको हम क्या बोलते हैं, इसका मीनिंग क्या होता है, जब दूर की आकाश गंगाएं हमसे दूर जा रही हैं, दूर की आकाश गंगाएं हमसे दूर जा रही हैं, तो उनकी रोशनी किस तरफ जा रही है, जहां पे लाल लाइट है, जहां पे रेड लाइट होती है, ये उस साइड खिसकनी स्टार्ट हो जाती है। इसी को बोलते हैं रेड शिफ्ट थ्योरी। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आया तो ऐसे समझो, जैसे मान लो कि ट्रेन है, ट्रेन दूर जा रही है, तो आवाज़ भी कैसी हो जाती है, स्लो हो जाती है, उसकी धीमी सुनती है। वैसे ही लाइट का इफेक्ट होता है, लाइट का इफेक्ट भी तो ऐसे ही होता है, जितनी दूर लाइट जा रही है उसका इफेक्ट भी तो वही होगा, सेम। इसी को हम क्या बोलते हैं, रेड शिफ्ट। यानी कि हम रेड शिफ्ट को क्या कह सकते हैं कि जब दूर की आकाश गंगाएं हमसे दूर जा रही हैं, जैसे आपने डॉपलर प्रभाव देखा होगा, एम्बुलेंस को लगा लो, दूर जा रही होती हैं तो उनकी रोशनी लाल की तरफ खिसकती है। ठीक है, यही क्या था, रेड शिफ्ट थ्योरी था। जो इसके बाद एक और चीज आती है, एक तो ये था, एक है आपका CMB।
CMB क्या होता है? कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड बोलते हैं इसको। हम क्या बोलते हैं? कॉस्मिक माइक्रोवेव। खाना बनाने वाला माइक्रोवेव नहीं, आसमान वाला माइक्रोवेव। ठीक है। जो ये कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड है, इसको ये क्या करती है? ब्रह्मांड को पुरानी गर्मी का बचा हुआ संकेत बताती है। ठीक है। ये क्या करती है कि ब्रह्मांड में जो पुरानी हीट बची हुई है उसका ये संकेत देती है, एक इंडिकेशन देती है। यही क्या है? आपका CMB है कि ब्रह्मांड जब बहुत ज़्यादा गर्म था, अत्यंत गर्म था, तो आज के दिन भी जो उसका बचा हुआ कुछ एविडेंस है वो हमें कौन बताता है? CMB बताता है, यानी कि कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड हमें बताता है। अब हम बात करते हैं कि ब्रह्मांड, हमारा जो यूनिवर्स है वो व्यवस्थित कैसे है। अगर हम इसके व्यवस्थित होने की बात देखें, ठीक है, तो जो हमारा कॉस्मोस है वो कैसा है? वो नियमों पर चलता है। कैसा है भाई? नियमों पर चलता है। कुछ नियम है इसको चलाने के लिए, हमारे ब्रह्मांड को चलाने के लिए। जैसे सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या आ जाता है? हमारी ग्रेविटी। क्या आ जाती है? हमारी ग्रेविटी। ग्रेविटी यानी कि जो हमारा गुरुत्वाकर्षण होता है, जो हमारी ये ग्रेविटी है जिससे ग्रह सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं। ठीक है। इस ग्रेविटी के कारण ही तो क्या होता है? जो ग्रह हैं वो सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं। इसी की वजह से घूमते हैं। सेकंड क्या होता है? हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होती है। सेकंड क्या होती है? जो हमारा विद्युत चुंबकीय बल होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, विद्युत चुंबकीय बल। ये क्या करता है? ये परमाणु बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अणु परमाणु सुने हैं ना? परमाणु बनाते हैं जिनसे हमारा प्रकाश चलता है, यानी कि लाइट वेव करती है। ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। थर्ड क्या होता है? थर्ड होता है हमारी न्यूक्लियर फोर्स, जिससे ब्रह्मांड व्यवस्थित है, यानी कि जिसको हम बोलते हैं नाभिकीय बल। नाभिकीय बल यानी कि न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है। न्यूक्लियर फोर्सेस यानी कि सूरज में ऊर्जा बनती है। इसकी वजह से क्या होता है भाई? हमारे सूर्य में ऊर्जा बनती है, यानी कि सूर्य की जो फोर्स क्रिएट होती है, सूर्य में ऊर्जा बनती है। ये क्या करते हैं? ये हमारे ब्रह्मांड को व्यवस्थित करते हैं। अगर हम एग्जाम्पल लें तो समझो, जैसे हमारा घर है, मान लो वो एक ग्रह है, यानी कि पृथ्वी लगा लो फॉर एग्जाम्पल। घर क्या है? हमारा एक ग्रह है। और जो हमारी कम्युनिटी है, यानी कि हमारा मोहल्ला है, वो क्या है? एक सौर मंडल है। ठीक है। सौर मंडल में हमारा घर हो गया, यानी कि ग्रह हो गया। और जो हमारा मोहल्ला है वो एक शहर है। इसको मान लो कि आकाशगंगा है। शहर क्या है? आकाशगंगा है। ठीक है। आकाशगंगा जैसे शहर किस में होता है? एक स्टेट में होता है, यानी कि एक राज्य में होता है। ये मान लो ये गैलेक्सी है, गैलेक्सी क्लस्टर है। ठीक है। और पूरा देश सुपर क्लस्टर है। और पूरी पृथ्वी का नक्शा क्या होता है? कॉस्मोस है। तो अब समझ में आ गया। कॉस्मोस, कॉस्मोस के अंदर क्या होते हैं? सुपर क्लस्टर होते हैं। सुपर क्लस्टर में हमारे गैलेक्सी क्लस्टर होते हैं। और गैलेक्सी क्लस्टर में आकाशगंगा होती है। आकाशगंगा में सौर मंडल होते हैं। और सौर मंडल में क्या होते हैं? ग्रह। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि कैसे ये यूनिट चलती है? ये यूनिट चलती है कि सबसे पहले क्या होता है? कॉस्मोस यानी कि जो हमारा ब्रह्मांड है, इसके अंदर क्या होते हैं? हमारे सुपर क्लस्टर होते हैं। फिर इसके अंदर क्या होते हैं? हमारे गैलेक्सी क्लस्टर होते हैं। गैलेक्सी क्लस्टर के अंतर्गत हमारे गैलेक्सी होगी, यानी कि आकाशगंगा आ जाएगी। इसके बीच में क्या आ जाएगी? गैलेक्सी आ जाएगी इसके बीच में। और गैलेक्सी के अंदर क्या आ जाएगा? हमारा सोलर सिस्टम आ जाएगा, यानी कि हमारा सौर मंडल आ जाएगा। और इस सोलर सिस्टम के अंतर्गत हमारे क्या आ जाते हैं भाई? ग्रह आ जाते हैं। ग्रह, प्लेटूज आ जाते हैं हमारे। ठीक है। ये क्या होता है? ये हमारे ब्रह्मांड की एक व्यवस्थित
क्रम हो जाता है कि सबसे पहले ब्रह्मांड, कोस्मोस, कोस्मोस में सुपर क्लस्टर यानी कि हमारे सुपर क्लस्टर, फिर गैलेक्सी क्लस्टर, फिर आकाशगंगा, सौरमंडल, सौरमंडल के बाद क्या आ जाता है, हमारे ग्रह आ जाते हैं। और है ना, इसके आपके यूनिवर्स के दो बहुत ज़्यादा सीक्रेट भी हैं, दो रहस्य भी हैं, जिसको हम एक बोलते हैं। आज तक है ना, हम जितनी भी चीज़ कर पाए हैं, जितनी रिसर्च कर पाए हैं हमारे साइंटिस्ट, मान लो ये हमारा ब्रह्मांड है, सिर्फ इसका 4% ही भाग आज तक खोजा जा चुका है। 96% तो अभी भी वैकेंट पड़ा है, खाली पड़ा है। इसमें क्या होता है, इसमें ना कुछ तो होते हैं डार्क मैटर, मतलब यहाँ कुछ हो गया, ये कोई गैलेक्सी होगी, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक तो होता है डार्क मैटर, ठीक है, एक होती है डार्क एनर्जी। क्या है, डार्क एनर्जी, जिनका हमें पता ही नहीं। जो डार्क मैटर है ये क्या होता है, ये दिखाई नहीं देता। ये क्या होता है, ये दिखाई ही नहीं देता हम लोगों को, पर इसका गुरुत्वाकर्षण असर करता रहता है हमेशा। और जो ये डार्क एनर्जी है, ब्रह्मांड के फैलने की गति को यही तेज करती है। ये जो डार्क एनर्जी है, इसी की वजह से क्या हो रहा है, हमारा ब्रह्मांड फैल रहा है, इसी की वजह से फैल रहा है, ठीक है। तो डार्क मैटर और डार्क एनर्जी, इसको हम ये कह सकते हैं, ये यूनिवर्स का एक टॉप क्लास सीक्रेट है, जिसको आज तक इतना ही पता कर पाए हैं कि जो ये डार्क मैटर है, ये हमें कोई दिखाई नहीं देता, ये विजुअल है ही नहीं, बट इसका जो गुरुत्वाकर्षण है वो असर करता रहता है, इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स एक असर करती है। और जो ये डार्क एनर्जी है, इससे हमें सिर्फ ये पता चलता है कि ब्रह्मांड फैलने की गति को ये तेज करता है। अगर हम टोटल बात करें तो जो कोस्मोस है, ये क्या है, एक विशाल, व्यवस्थित और नियमों से चलने वाली सृष्टि है। यह बिग बैंग के बाद बना और आज भी फैल रहा है। इसमें ग्रह, तारे, आकाश गंगाएं, ब्लैक होल, समय और अंतरिक्ष सब कुछ शामिल है। यही हमारा क्या है, ब्रह्मांड है, कोस्मोस है। अगर अब हम बात करें ब्रह्मांड के सिद्धांतों की, प्रमुख सिद्धांतों की, तो उसमें सबसे पहले एक चीज याद रखना, सबसे पहले हम बात करते हैं, आपके एक रोमन वैज्ञानिक होते थे, एक खगोलविद होते थे, जिनका नाम क्या था, क्लॉडियस टोल्मी। क्या नाम था, क्लॉडियस टोल्मी। जो ये क्लॉडियस टोल्मी है, ये लगा के चलो 140 एडी के आसपास, यानी कि 2nd सेंचुरी के टाइम पे इन्होंने एक सिद्धांत दिया। इन्होंने क्या दिया भाई, एक सिद्धांत दिया, जिसको हम क्या कह सकते हैं, यानी कि एक थ्योरी दी, एक सिद्धांत दिया, जिस सिद्धांत का नाम क्या था, जियोसेंट्रिक थ्योरी। क्या था, जियोसेंट्रिक थ्योरी। क्या नाम था, जियोसेंट्रिक थ्योरी, यानी कि इसको हम क्या कह सकते हैं, भू केंद्रित सिद्धांत। भू केंद्रित सिद्धांत किसने दिया था, क्लॉडियस टोल्मी ने दिया था 140 एडी में। इसके अनुसार क्या था, जो ये हमारा भू केंद्रीय सिद्धांत है, कि जो हमारी अर्थ है, जो हमारी अर्थ है, ये क्या है, ये ब्रह्मांड का, मान लो ये आपका कोस्मोस है, ब्रह्मांड है, इसका ये सेंटर पॉइंट है। इन्होंने ये थ्योरी दी। इस थ्योरी में क्या बोला कि पृथ्वी तो केंद्र में है। क्या है, पृथ्वी तो केंद्र में, यानी कि पृथ्वी तो सेंटर पॉइंट में है, और जितनी भी सभी वस्तुएं हैं, और सभी वस्तुएं इसके चारों तरफ घूम रही हैं। ठीक है, क्या कहा कि पृथ्वी, अर्थ है, वो ब्रह्मांड का एक सेंटर पॉइंट है, और हमारा जैसे सन हो गया, या हमारा मून हो गया, हमारे प्लेटूज हो गया, हमारे स्टार्स हो गए, यानी कि सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, तारे, सब पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहे हैं, सब पृथ्वी के चारों तरफ घूमते हैं। ये सिद्धांत किन्होंने दिया, ये दिया क्लॉडियस टोल्मी ने, जो आपके रोमन के खगोलविद थे। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने एक मॉडल भी इसमें बताया था। इन्होंने एक मॉडल बनाया। क्या मॉडल बनाया, उस मॉडल का नाम क्या था, टोल्मिक मॉडल था। क्या था, टोल्मिक मॉडल। इन्होंने ये मॉडल बनाया, और इसमें इन्होंने बताया, एपिसाइकिल्स का कॉन्सेप्ट दिया था। इसमें क्या दिया था, एपिसाइकिल का कॉन्सेप्ट दिया था। एपिसाइकिल का कॉन्सेप्ट दिया।
ये एपिसाइकिल क्या होता है? एपिसाइकिल का मतलब होता है, इसमें टोल्मी ने कहा कि ग्रह, जो हमारे ग्रह हैं वो गोल चक्कर में नहीं घूमते, बल्कि छोटे छोटे गोल चक्कर बनाते हैं। ठीक है, यानी कि घूर्णन करते हैं। ग्रह सीधा गोल चक्कर पे नहीं घूमते, बल्कि छोटे छोटे गोल चक्कर लगाते हैं, यानी कि घूर्णन करते हैं। ये किन्होंने कहा? ये टोल्मी ने कहा है। एपिसाइकिल का मतलब क्या होता है कि ग्रह सीधे गोल चक्कर में नहीं घूमते, बल्कि छोटे छोटे गोल चक्कर बनाते हैं। एपिसाइकिल का मतलब ये होता है, अगर आप एग्जांपल लो तो देखो, जैसे मान लो कोई भी छोटा बच्चा है, वो झूले पर घूमता है या हाथ में एक छोटी सी गेंद घुमा रहा है, तो एक मोशन के अंदर क्या होता है, दूसरा मोशन हो रहा होता है। यही क्या था? टोल्मी का नियम था, जिसको हम बोलते हैं जियोसेंट्रिक व्यू ऑफ यूनिवर्स या जियोसेंट्रिक थ्योरी। टोल्मी का मॉडल फेमस क्यों हुआ? क्या रीज़न था? क्योंकि उस समय ना लोग ग्रहों के पीछे जाने वाली चाल, यानी कि जिसको हम रेट्रोग्रेड मोशन होता है, उसको लोग समझ ही नहीं पा रहे थे। तो उन्होंने कॉल्डियम टोल्मी की सिद्धांत को अप्रूव किया, क्योंकि बाद में तो वो नकारा जा चुका था। आज हमें पता है कि सन के चारों तरफ हमारे ग्रह या उपग्रह वो चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उस टाइम कॉल्डियम टोल्मी ने ये सिद्धांत दिया। फिर सेकंड नंबर पर फिर 1543 में एक क्रांति होती है। ठीक है, 1543 की बात है। एक आपके खगोलविद थे हॉलैंड के, कौन थे? निकोलस कोपरनिकस। कौन थे? निकोलस कोपरनिकस। लेकिन तब तक यही मान रहे थे कि भाई जियोसेंट्रिक व्यू ही सब कुछ है। ठीक है, कोपरनिकस इन्होंने क्या कहा भाई? वैसे ना, अगर इससे पहले कोपरनिकस से पहले ना हम पाइथागोरस का देखते हैं, क्योंकि पाइथागोरस ने भी बहुत मतलब इस चीज़ पे काम किया था। तो हम इससे पहले ना पाइथागोरस का देखते हैं। जो हमारे पाइथागोरस थे, इनका पाइथागोरस को देखते हैं भाई इससे पहले हम। ठीक है, पाइथागोरस, जो ये हमारे पाइथागोरस साहब जी थे, इन्होंने 6वीं शताब्दी में, ये वही प्राणी हैं जिन्होंने कॉस्मोस वर्ड का यूज किया। पहली बार। ठीक है, इन्होंने क्या बोला कि जो हमारा कॉस्मोस है एक व्यवस्थित ऑर्डर्ड चीज़ है, यानी कि ब्रह्मांड एक व्यवस्थित चीज़ है, यानी ये रैंडम नहीं है, इसमें गणित और नियम है। इन्होंने क्या बात कही? इन्होंने कहा कि ब्रह्मांड या कॉस्मोस कह दो, कॉस्मोस एक व्यवस्थित यानी कि एक ऑर्डर्ड चीज़ है, व्यवस्थित चीज़ है, रैंडम नहीं है। इसमें क्या है? आपके मैथमेटिक्स यानी कि गणित और नियम है, इसी पे ब्रह्मांड चल रहा है। ये किसने कहा? आपके पाइथागोरस ने कहा। पाइथागोरस ने क्या कहा कि यूनिवर्स में हार्मोनी है, यानी कि एक संतुलन है, और कुछ नंबर्स और मैथमेटिक्स से ये चलता है। और उसने ही कॉस्मोस शब्द को पॉपुलर किया था। जैसे फेमस कॉन्सेप्ट इनका क्या था? अगर हम इनके कॉन्सेप्ट की बात करें, अगर हम इनके कॉन्सेप्ट्स पे जाएं, तो इनके कॉन्सेप्ट्स में सबसे फेमस था म्यूजिक ऑफ द स्फीयर। क्या था? म्यूजिक ऑफ द स्फीयर। ठीक है, इनके नाम याद रखना। इसमें इन्होंने क्या माना कि जब ग्रह घूमते हैं ना, तो एक अदृश्य संगीत जैसा हारमोनी बनाते हैं। जैसे आप कोई गिटार की तारें अलग अलग लेंथ की हों तो अलग अलग साउंड निकालती है, वैसे ही प्लैनेट्स की दूरी यानी कि उनकी गति में एक कॉस्मिक हारमोनी बनती है। आज साइंस में ये लिटरल म्यूजिक माना नहीं जाता, पर आइडिया बहुत इंपॉर्टेंट था भाई इनका। फिर हम बात करते हैं हमारे किन के? अब हम बात करते हैं निकोलस कोपरनिकस की। ठीक है, अब हम आएंगे हमारे कोपरनिकस पे।
जो हमारा ये साहब जी थे, कौन, कोपरनिकस साहब जी थे, 1543 की बात है। आपके थे निकोलस कोपरनिकस। कहाँ के थे ये हॉलैंड के खगोलविद थे। कहाँ के थे? हॉलैंड के खगोलविद। इन्होंने एक थ्योरी दी, एक सिद्धांत दिया। क्या सिद्धांत था वो? सूर्य केंद्रित सिद्धांत, या सूर्य केंद्रवाद का सिद्धांत भी बोल देते हैं हम इसको, सूर्य केंद्रित सिद्धांत। अब देखो इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। याद करने का तरीका देखो, इन्होंने दिया जियो सेंट्रिक थ्योरी। जियो सेंट्रिक, जियो मीन्स पृथ्वी, सेंट्रिक मतलब सेंटर, यानी कि पृथ्वी सेंटर में हो। ये किसने कहा? टॉल्मी ने। इन्होंने क्या दिया? हेलियोसेंट्रिक। हेलियो इज यूज फॉर सन, यानी कि सन सेंट्रिक थ्योरी, सूर्य केंद्रित सिद्धांत। तो यानी कि सूरज अब इन्होंने किस में बिठा दिया? केंद्र में बिठा दिया। इन्होंने क्या सिद्धांत दिया कि सूर्य तो है क्या? सेंटर में। अब इन्होंने क्या कहा कि सूर्य केंद्र में है। क्या थी हेलियोसेंट्रिक थ्योरी? इसमें था कि सूर्य केंद्र में है और इसी में आपकी पृथ्वी सहित सभी ग्रह है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, घूम रहे हैं, या घूमते कह दो, चारों तरफ घूमते हैं। ठीक है। पृथ्वी के बारे में कोपरनिकस ने क्या कहा कि पृथ्वी घूमती है। इन्होंने क्या कहा कि पृथ्वी क्या है? पृथ्वी घूमती है, यानी कि पृथ्वी क्या करती है? रोटेट करती है, रोटेशन पे है पृथ्वी। और पृथ्वी के चारों तरफ, और जब पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है, जिसको हम बोलते हैं रेवोल्यूशन, समझो, यानी कि पृथ्वी अपने अक्ष पे भी घूम रही है, खुद के अक्ष पे भी घूम रही है, और वो सूर्य के भी चारों तरफ चक्कर लगा रही है। जब वो अपने अक्ष पर घूमती है पृथ्वी, उसको हम क्या बोलते हैं? रोटेशन, घूर्णन। और जब पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है, उसको हम बोलते हैं रेवोल्यूशन। ये किसने बताया? ये बताया आपके कोपरनिकस ने। फॉर एग्जाम्पल लो, जैसे एक टीचर है, टीचर को मान लो आप सूर्य है, वो क्या है? सेंटर में खड़ा है, और बच्चे क्या हैं? प्लैनेट्स हैं, और बच्चे क्या कर रहे हैं? उनके चारों तरफ सर्कल बना रहे हैं, तो वो ऐसे घूम रहे हैं। तो कोपरनिकस मॉडल की खासियत ही क्या थी कि ग्रहों की चाल कैसी बताई इन्होंने कि ज़्यादा लॉजिकल होती है, रेट्रोग्रेड मोशन का कारण इनको समझ में आया। यही क्या था? आपके कोपरनिकस का था। फिर कोपरनिकस के बाद आपके एक और आ जाते हैं, कौन? 1805 में ब्रिटिशर साइंटिस्ट आ जाते हैं, विलियम हर्शल। क्या इनके हम बाद में करें? इनका हम बाद में करेंगे भाई, स्लो एंड स्टडी लर्नर ही सब कुछ कर पाता है। तो अब हम इससे नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में। चलो मिलते हैं नेक्स्ट में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर देना। अगर कुछ कमी लगी तो कमेंट करके बता देना। तो चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट में।